नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और उनकी एक सुपरहिट फिल्म की, और ये उस दौर की बात है जब वो नाकामियों से घिरे हुए थे। और ऐसा होता भी है, एक सुपरस्टार हमेशा सुपरस्टार नहीं होता। कई बार डाउनफॉल भी आता है, कई बार क्या हर बार डाउनफॉल भी आता है। कुछ लोग उठकर फिर खड़े होते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं, लेकिन राजेश खन्ना एक जिद्दी सुपरस्टार थे। वो जानते थे कि वो एक ना एक दिन कमबैक जरूर करेंगे। और फिर राजा की वापसी का दौर शुरू हुआ। डायरी खाली है, जो डेट्स चाहिए लिख लो, ये राजेश खन्ना की आवाज थी। फोन की दूसरी ओर वाली आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन सावन कुमार को वो चेहरा याद करने में कुछ वक्त लग गया जिसकी ये आवाज थी। जब वो पहले एक फिल्म के लिए राजेश खन्ना के पास गए थे, उसके बाद 8 साल बीत चुके थे और अब तो सुपरस्टार की आवाज भी पहचानी नहीं जा रही थी। जब तक सावन कुमार कुछ जवाब देते, राजेश खन्ना हंसने लगे और बोले कि वो घर पर थे और उनकी फिल्म करने के लिए खाली भी। हिंदी फिल्म निर्माता के खास अंदाज में सावन कुमार ने उनसे कहा, मैं आ जाता हूं, फिर महफिल सजा देंगे। मीना कुमारी की आखिरी फिल्म गोमती के किनारे, जो साल 1972 का निर्देशन करने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर, सावन कुमार ने साजन बिना सुहागन 1978 और साजन की सहेली जैसी महिला प्रधान फिल्में बनाकर नाम कमा लिया था। और ये फिल्में अच्छा खासा कारोबार कर चुकी, कारोबार की नजर से। और वो काफी समय से राजेश खन्ना के साथ फिल्म सौतन बनाना चाह रहे थे और लगातार उनका पीछा कर रहे थे, और राजेश खन्ना लगातार फिल्म को टालते जा रहे थे, तकरीबन 5 साल से। कहानी का विषय सुनाने के 5 मिनट बाद ही इस लेखक निर्देशक का 5 साल लंबा इंतजार खत्म हो गया। राजेश खन्ना खुशी से मान गए। सावन कुमार को राजेश खन्ना की मुस्कुराहट बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आज भी याद है जब उन्होंने फिल्म के लिए हामी भरी। वो कहते हैं कि अजीब सी हंसी थी उनकी, खूबसूरत और जादू करने वाली। राजेश खन्ना ने सावन कुमार से कहा कि वो जो भी मेहनताना सही समझते हैं उन्हें दे सकते हैं, और तुरंत सौतन के हर एक पहलू से जुड़ गए। अदाकारों से लेकर पोशाकों तक, और परवीन बॉबी और पद्मिनी कोल्हापुरे को मुख्य भूमिकाओं के लिए शामिल कर दिया गया था। और सावन कुमार पटकथा तैयार करने के लिए लेखक विजय कौल के साथ मिलकर काम करने लगे। सौतन कृष्ण रुक्मणी राधा के त्रिकोण की एक नई व्याख्या थी, और सावन कुमार को लगता था कि राजेश खन्ना को छोड़कर अन्य कोई अभिनेता टकराते जज्बातों को उस तरह से संभाल नहीं पाएगा जैसा वो चाहते थे। राजेंद्र कुमार, जिनके साथ साजन की सहेली बनाने के बाद से वो दोस्त हो गए थे, उनके सुझाव पर सावन कुमार ने फिल्म को मॉरिशस की पृष्ठभूमि में बनाने का फैसला किया, जहां बहुत प्रवासी भारतीय थे। शूटिंग के लिए जगह ढूंढने के दौरान वो उस समय वहां के प्रधानमंत्री सीवो सागर राम गुलाम के घर भी चले गए और उस द्वीप में शूटिंग करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। राम गुलाम, जिनका परिवार बिहार से आया था और प्यार से चाचा कहलाते थे, और उन्होंने न सिर्फ हर तरह से मदद करने का वादा किया, बल्कि निर्देशक को उनके 45 दिन के कार्यक्रम के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी दे दिया कि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा। राजेश खन्ना के करियर में सुनहरा दौर लाने वाली आराधना की तरह ही सौतन में भी फिल्माने से ठीक पहले पूरी तरह फेरबदल कर दिया गया। फिल्माना शुरू करने के 15 दिन पहले ही परवीन बॉबी ने फिल्म छोड़ दी। परेशान सावन कुमार आशीर्वाद पहुंचे और राजेश खन्ना को ही सूचना दी, जिन्हें सावन कुमार के मुताबिक धोखे का अंदेशा हुआ। 3 दशकों के बाद जब ये बात खुलकर सामने आने लगी, कई इंटरव्यूज में, किताबों के जरिए, तो सावन कुमार ने राजनीति का जिक्र किया और हल्का सा इशारा किया कि परवीन बॉबी ने उस वक्त के सबसे बड़े सितारे के कहने पर सौतन छोड़ी थी। परवीन बॉबी का इशारा अमिताभ बच्चन की तरफ था। राजेश खन्ना ने जीनत अमान को फोन करके उनको भूमिका की पेशकश की, लेकिन वो फिल्म के लिए लगातार 1.5 महीना नहीं दे सकती थी। और तब सावन कुमार को मुख्य भूमिका के लिए टीना मुनीम का ख्याल आया। सावन कुमार कई बार टीना को एक नई तारिका के रूप में मिल चुके थे, क्योंकि
उसकी बहन झरना उसी बिल्डिंग में रहती थी जिसमें वो रहते थे। उन्हें याद है कि टीना किस तरह हमेशा उनसे इस पर कहती थी कि उसे अपनी एक फिल्म में काम दें, और अब ज़रूरत पड़ने पर उन्हें यकीन हो गया कि टीना सौतन के लिए बिल्कुल सही रहेगी। राजेश खन्ना जैसे मुकम्मल अदाकार के लिए सौतन एक आदर्श फिल्म थी। फिल्म ने वो सारे भावनात्मक और नाटकीय बांध निकाल दिए जो एक व्यावसायिक हिंदी फिल्मों में हो सकते थे। इसमें लिए गए कलाकारों ने इसे और भी आकर्षक बना दिया। कास्टिंग बहुत जबरदस्त थी। सौतन ऐसी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना अपने को पूरी तरह खुलने दे सकते थे, और उन्होंने यही किया, पर्दे पर भी और पर्दे के पीछे भी। मॉरिशस पहुंचते ही वहां के प्रधानमंत्री के कार्यालय से लेकर सावन कुमार तक से राजाओं जैसा बर्ताव पाकर राजेश खन्ना ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनी जिंदगी का बहुत बढ़िया वक्त गुजारा। बहुत अरसे बाद उन्हें एक ऐसी पटकथा मिली थी जिसमें वो अपने किरदार की भावनात्मक कश्मकश में पूरी तरह उतर सकते थे, लेकिन फिल्म को उनकी जिंदगी में मील का पत्थर बनाया असली और पर्दे पर की जिंदगी के आपसी टकराव ने। लोकेशन पर पति के साथ गई डिंपल ने राजेश खन्ना की टीना मुनीम के साथ बढ़ती नजदीकियों को सामने से देखा। सावन कुमार बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में याद करते हुए कहते हैं कि सौतन के दौरान ही राजेश खन्ना और टीना मुनीम की नजदीकी एक पूर्ण विकसित प्रेम संबंध बन गई थी। राजेश खन्ना और डिंपल के बीच बढ़ती दूरियां फिल्म जगत के किस्सों का हिस्सा थीं और कोई राज नहीं थी। डिंपल की तरह जिसने अपने स्टारडम के शुरुआत में ही शादी कर ली थी, टीना मुनीम भी राजेश खन्ना द्वारा दिए गए अनेकों इंटरव्यूज के मुताबिक उनकी प्रशंसक थीं, उनकी फैन थीं और संयोग से टूटे दिल को संभाल रही थीं। अफवाह गर्म थी कि टीना मुनीम रॉकी में अपने सह अभिनेता संजय दत्त से अलग हो चुकी थीं और खुद को एक अपने टीनेज क्रश, जो उनका टीनेज क्रश थे राजेश खन्ना से, प्यार करने से वो खुद को रोक नहीं पाई। अब फिल्मी मैगजीन्स में सब छप रहा था। सावन कुमार के अनुसार ज्यादा न सह सकने के कारण डिंपल मॉरिशस से हिंदुस्तान लौट आई और राजेश खन्ना टीना मुनीम के साथ अपने संबंधों में तेजी से आगे बढ़ गए। राजेश खन्ना ने हालात को और भी पेचीदा बना दिया जब उन्होंने अपनी असली जिंदगी में हो रही घटनाओं को पर्दे पर अपने किरदार के लिए प्रेरणा बना दिया। उन्होंने सावन कुमार से कहा कि जिस तरह से उनका किरदार उभर रहा था वो उससे कुछ टकराव अनुभव कर रहे थे और पटकथा को बदलना चाहते थे। सावन कुमार कहते हैं कि राजेश खन्ना को लगता था कि अगर हीरो की पत्नी उस पर शक करती थी और उसे छोड़ गई थी तो उसके दूसरी औरत से शादी करने या उससे मोहब्बत करने में कोई रुकावट नहीं थी। निर्देशक समझ नहीं पाता था कि राजेश खन्ना के किरदारों की नैतिकता को समझना इतना मुश्किल क्यों था। वो कहते हैं कि मैंने त्रिकोण को राधा कृष्ण और रुक्मणी पर गढ़ा था और यहाँ ये कह रहे थे कि वो चाहते थे कि श्याम यानी कि जो हीरो है वो राधा के साथ और कुछ नहीं तो मौज मस्ती ही करे। और बहस को याद करते हुए सावन कुमार उस इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने राजेश खन्ना को समझाया कि अगर वो राजेश खन्ना की बात मान लें और किरदारों में नैतिकता की जो भी झलक है उसे छोड़ दें तो पूरी फिल्म ताश के पत्तों से बने घर की तरह ढेर हो जाएगी। लेकिन राजेश खन्ना नहीं माने और यह भी सुझाया कि पूरी हो जाने के बाद उस पर काम करते हुए डायलॉग्स को डब करते समय वो किरदारों के नाम बदल सकते हैं, ये कहकर कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी जिद कि महज किरदारों के नाम बदल देने से सब ठीक हो जाएगा। सावन कुमार को पसंद नहीं आई, जिन्होंने तब तक शूटिंग रोक देने का फैसला किया जब तक कि राजेश खन्ना होश में ना आ जाएं। यूनिट बिना फिल्म पूरी किए भारत लौट आई और चीजों को आगे बढ़ाने में 4 महीने लगने वाले थे। सावन कुमार बताते हैं कि राजेश खन्ना मुझे लेखक के जरिए टटोलते रहे, लेकिन मैंने विजय कौल से कह दिया कि राजेश खन्ना की मर्जी मानने से पहले मैं नेगेटिव जला दूंगा। एक दिन खुशी से मुस्कुराते हुए कौल जो इस फिल्म के राइटर थे, कौल सावन कुमार के दफ्तर आए और उन्हें राजेश खन्ना को फोन करने को कहा, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। कौल ने नंबर मिलाया और रिसीवर सावन कुमार को थमा दिया और बेवजह ही राजेश खन्ना ने उन्हें 4 महीनों से संपर्क न करने के लिए नाराजगी जाहिर की। राजेश खन्ना ऐसे बोले जैसे कुछ हुआ ही ना हो और निर्देशक से कहा कि वो एक जाम के लिए आएंगे, जिसके बाद वो सारे फर्क भुलाकर सौतन को दोबारा शुरू करेंगे। अब चाहे काका बिना किसी मांग के काम पर लौट आए थे, सौतन से जुड़ा ड्रामा खत्म नहीं हुआ था।
फिल्म के प्रीमियर से 4 दिन पहले उसमें काम करने वालों के लिए डिम्पल थिएटर में एक ट्रायल शो रखा गया। राजेश खन्ना ने शक्ति सामंता और रामानंद सागर को भी बुला लिया था। मध्यांतर में शक्ति सामंता और रामानंद सागर सीधे सावन कुमार के पास आए और सावन कुमार की बहुत तारीफ की। लेकिन जब फिल्म खत्म हुई तो दोनों अनुभवी चुपचाप उनके पास से निकल गए और थिएटर के बाहर बगीचे में राजेश खन्ना के साथ खड़े हो गए। सावन कुमार ने उन्हें तकरीबन आधे घंटे तक कुछ बातचीत करते देखा और दोनों निर्देशक बिना पीछे देखे चले गए और राजेश खन्ना ने सावन कुमार को बातचीत के लिए अपने बंगले आशीर्वाद में बुलाया। गाड़ी में सावन कुमार ने विजय कौल के आगे कबूल किया कि इस मुकाम पर राजेश खन्ना, शक्ति सामंत और रामानंद सागर के बीच बातचीत का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, फिल्म में बदलाव, और वो दृढ़ थे कि वो हिलेंगे नहीं। जब वो राजेश खन्ना के घर पहुंचे तो उन्हें 1 घंटे का इंतजार कराया गया। राजेश खन्ना नहाकर अपने मनपसंद लुंगी कुर्ता में बाहर आने से पहले सावन कुमार से कहते हैं, और सावन कुमार उन दिनों को याद करते हुए इंटरव्यू में कहते हैं कि राजेश खन्ना हैरान से दिखे कि हमारे पास जाम नहीं थे और जल्दी से सबके लिए एक एक बनाया। राजेश खन्ना ने एक एक करके सबसे पूछा कि वो सौतन के बारे में क्या सोचते थे। सबसे पहले जवाब देने वाली थी डिम्पल की दर्द फिल्म के निर्देशक अम्बरीश सिंघल की पत्नी, और वो बोली जबरदस्त, परंतु उसके पति में उस जैसा उत्साह नहीं था। पति पत्नी के बीच छोटी सी बहस हुई और आखिरकार सावन कुमार ने राजेश खन्ना से पूछा क्या बात थी। राजेश खन्ना ने बताया कि एक समस्या थी और इसलिए वो सबकी राय ले रहे थे। सावन कुमार के लिए बहुत हो गया और उन्होंने राजेश खन्ना से गलती बताने को कहा। राजेश खन्ना ने कहा कि गलती तक तो ठीक होता, मगर उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। राजेश खन्ना ने साफ लफ्जों में कहा कि क्लाइमैक्स में वो निरे बेवकूफ दिखाई दे रहे थे, जबकि दोनों औरतें सबका दिल जीत रही थी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो सुपरस्टार थे और अगर वो फिल्म के अंत में कुछ कर ही नहीं रहे थे तो हीरो एक जीरो लग रहा था और वो उन्हें मंजूर नहीं था। सावन कुमार ने सीधे राजेश खन्ना की आंखों में देखा और कहा कि यही अंत तय हुआ था और उन्हें सुनाया गया था, और उन्हें याद कराया कि खुद राजेश खन्ना ने इस शानदार अंजाम के लिए उनकी तारीफ की थी। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि वो शक्ति सामंता और रामानंद सागर दोनों की इज्जत करते थे, वो उनके इस नजरिए से सहमत नहीं थे कि सौतन का दूसरा हिस्सा राजेश खन्ना को अच्छी तरह पेश नहीं किया गया, जैसे कुदरत के निर्माण के वक्त हुआ था। राजेश खन्ना ने निर्देशक को क्लाइमैक्स दोबारा फिल्माने पर मजबूर करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सावन कुमार ने हथियार नहीं डाले। सावन कुमार एक इंटरव्यू में याद करते हुए कहते हैं कि मैंने उनसे व्यावहारिक होने को कहा, प्रिंट बॉन्ड दिए गए हैं और 3 दिन में प्रीमियर है, इसलिए कोई कुछ नहीं बदल रहा। तब राजेश खन्ना ने प्रीमियर पर न आने की धमकी दी और सावन कुमार ने जवाब दिया कि यह फैसला राजेश खन्ना को करना था और चल दिए। राजेश खन्ना की झक्की मांगे शायद ये दिखा रही थी कि उन्हें फिक्र थी कि अगर सौतन नाकामयाब रही तो ज्यादा दोष उन पर आएगा, क्योंकि दोनों नायिकाएं इतनी बड़ी नहीं थीं कि लोगों को खींच पाएं। साथ ही हो सकता है कि शायद उन्हें यह फिक्र रही हो कि अगर फिल्म नाकामयाब हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन अगर कामयाब हो गई तो उनका योगदान अनदेखा कर दिया जाएगा, क्योंकि नायिकाओं के किरदार इतने अहम थे। नायक को ज्यादा अहमियत देने के लिए राजेश खन्ना को जोर लगाना था। उनकी फिल्म की कामयाबी से ज्यादा फायदा उठाने की ख्वाहिश हो सकती है। इस फिल्म में उन्हें काफी विश्वास था। अगले 3 दिन तक राजेश खन्ना अपने आप में बंद हो गए और सावन कुमार से संपर्क नहीं किया। सावन कुमार ने भी विजय कौल से कह दिया कि जो कि कौल राजेश खन्ना के बहुत करीबी होने के बावजूद भी उनकी बातों में तर्क नहीं देख पा रहे थे, कि वो राजेश खन्ना के अहम को सहलाने के लिए तैयार नहीं थे। राजेश खन्ना की वजह से टीना मुनीम ने दिल्ली में प्रीमियर के लिए जाना रद्द कर दिया और प्रेम चोपड़ा भी पीछे हट गए और ये कह दिया कि अगर हीरो ही मौजूद नहीं होगा तो जाना बेकार था। जिस दिन दिल्ली जाना था उससे 1 दिन पहले राजेश खन्ना ने विजय कौल को दूत बनाकर भेजा और सावन कुमार को जानकारी दी कि प्रीमियर के लिए पहुंचेंगे। प्रीमियर वाले दिन राजेश खन्ना और उनके आदमियों ने होटल के कमरे से ही देश भर के वितरकों से सौतन के बारे में पहला फीडबैक मालूम करने को कहा, और जैसे ही पता लगा कि 1 हफ्ते की अग्रिम बुकिंग हो चुकी थी, उनका मूड बदल गया। और जब आखिरकार पूरा दल 3 बजे के शो के लिए शीला थिएटर पहुंचा तो उन्होंने वो देखा जिसने उनके सारे शक दूर कर दिए। मैटिनी शो खत्म हो चुका था और जब दर्शक
दर्शकों को अगले शो के लिए राजेश खन्ना के आने की खबर मिली तो भीड़ ने उस कार को घेर लिया जिसमें राजेश खन्ना आए थे। एक बार फिर राजेश खन्ना को लगा कि वो बीते दिन लौट आए हैं। वो उन्माद जो उनकी हर फिल्म पर हुआ करता था तकरीबन 10 साल से बंद हो चुका था और अब उसी का एक टुकड़ा वापस आ गया था। राजेश खन्ना ने दर्शकों के साथ शो देखा और उनकी प्रतिक्रिया पर यकीन नहीं कर पाए। सावन कुमार के पास गए और साहिर का एक शेर कहा, ले देकर फकत एक नजर ही तो है हमारे पास, क्यों देखें जिंदगी को किसी और की नजर से। सौतन टिकट खिड़की पर बहुत चली। उसमें पुरानी क्लासिक राजेश खन्ना फिल्मों की सारी खूबियां थीं, भारी ड्रामा, रिकॉर्ड तोड़ संगीत, लता किशोर के चुलबुले 2 गाने, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है और दिल छू लेने वाला जिंदगी प्यार का गीत है जैसे नगमों वाले गीत। फिल्म की सफलता ने सिद्ध कर दिया कि राजेश खन्ना अभी भी अच्छा काम कर सकते थे। हालांकि 30 साल पीछे मुड़कर देखने पर सौतन के कुछ हिस्से बेहद बनावटी लग सकते हैं। वो पुरानी पढ़ने पर सही लगती है और उसका ढांचा उसी तरह बनाए जाने की मांग करता है जैसे वो बनाई गई थी। फिल्म बेढब न लगने का एक कारण है राजेश खन्ना का अपने किरदारों को नजाकत से निभाना। राजेश खन्ना ने पूरे करियर में जो भूमिकाएं की वो असली जिंदगी से ली गई थी और फिर भी उन्होंने अपनी अदाकारी में कहीं उनसे एक अलगाव रखा। ये अलगाव एक खूबी है जिसका श्रेय उन अभिनेताओं को दिया जाता है जिनकी तकदीर में सितारा बनना लिखा होता है, जैसे राज और आराधना में राजेश खन्ना, या उस स्टारडम को जो आमतौर पर भीतर के अभिनेता को खो देता है, जैसे बंडलबाज, जिसमें उनकी और उनके किरदार की जज्बाती पूरी साफ देखी जा सकती है। विडंबना है कि जब जब उन्होंने एक बाहरी आदमी की भूमिका की जैसे आनंद, बावर्ची और दुश्मन में, तो वो ज्यादा करीब नजर आए। सौतन में राजेश खन्ना टीना मुनीम की केमिस्ट्री को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन नायक के नायिका से अलगाव को भी नहीं नकारा जा सकता और ये पूरी फिल्म में बरकरार है। सौतन की कामयाबी की हद पर फिल्म जगत हैरान था, लेकिन राजेश खन्ना अभी चुके नहीं थे। उनके लिए एक और हैरान कर देने वाली कामयाबी अगले ही मोड़ पर खड़ी थी और ये भी बेहद अप्रत्याशित ढंग से आई और राजेश खन्ना इसमें भी छा गए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।